नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में कोरोना वैक्सीन बना रही फार्मा कंपनियों का किया दौरा। जायडस कैडिला, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारियों के साथ बैठक कर वैक्सीन के विकास और उत्पाद प्रक्रिया का लिया जायजा। लैब का निरीक्षण कर वैज्ञानिकों के प्रयास को सराहा। किसानों के साथ हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलनकारी किसानों को दिया भरोसा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 3 दिसंबर को किसान संगठनों की बैठक। भारत की अगुवाई में 30 नवंबर को होगा एससीओ के सरकार प्रमुखों का शिखर सम्मेलन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई विषयों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 51% से अधिक वोटिंग। डीडीसी के साथ ही पंचायत उपचुनाव के लिए भी मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना वैक्सीन की प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखे हुए हैं। वैक्सीन के विकास का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद में देश की 3 दिग्गज फार्मा कंपनियों के केंद्र का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वैक्सीन विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के विकास में जुटे वैज्ञानिकों और उनकी टीम की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की प्रगति समीक्षा के लिए शनिवार को देश के 3 शहरों में स्थित फार्मा कंपनियों के केंद्रों का दौरा किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जायडस बायोटेक पार्क के बाहर खड़ी भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने जायडस कैडिला प्लांट में कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी की तैयारियों का जायजा लिया और कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दौरे से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने ट्वीट किया कि जायडस कैडिला द्वारा विकसित किए जा रहे स्वदेशी डीएनए आधारित वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी के लिए अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया। वे इस प्रयास के पीछे लगी टीम की सराहना करते हैं। भारत सरकार इस यात्रा में उनका समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से उनके साथ काम कर रही है। यात्रा के अगले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के कोरोना सेंटर पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों से वैक्सीन को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन सेंटर की यात्रा को लेकर बताया कि हैदराबाद में भारत बायोटेक के सेंटर में उन्हें स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के विकास के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को अब तक के परीक्षणों में उनकी प्रगति के लिए बधाई दी। उनकी टीम शीघ्र प्रगति के लिए आईसीएमआर के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की ओर से विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल तीसरे और आखिरी चरण में है। 3 शहरों की यात्रा की आखिरी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया। कोविड-19 टीके के उत्पादन के बारे में जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री ने टीके के सफल परीक्षण के बाद इसकी आपूर्ति और वितरण व्यवस्था के बारे में संस्थान के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने वैक्सीन की तैयारी के बारे में उन्हें बताया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो वो अगले 2 हफ्ते में कोविशील्ड वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्लाई करेंगे। With so many different vaccines, we discussed and briefed all the merits, the pros and cons of different vaccines that are out there, with the logistical issues of some of the vaccines, the pricing issue with some of the vaccines. And, they'll really have to take a very balanced view
of how that's going to happen. As of yet, we don't have anything in writing. So, what we discussed is the plan, implementation plan, which will happen only after an emergency use licensure, if that is granted, based on the data that will have to be submitted. We're in the process of submitting that officially to the Drug Controller of India. After he reviews that, we'll follow all those processes because we don't want to have any shortcuts at all. And after that, it will be a decision, with the health ministry to roll out hundreds of millions of doses in the first and second quarter of 2021. But that is only going to happen again, as I mentioned, once we submit and it's all approved and the trials in the UK also go well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिन 3 फार्मा कंपनियों का दौरा किया है वो कोरोना की वैक्सीन के विकास और उत्पादन में लगी हैं। इन कंपनियों की वैक्सीन अलग अलग चरण के ट्रायल में है। देश में कोरोना वैक्सीन के विकास में 3 वैक्सीन सबसे आगे हैं। भारत बायोटेक की ओर से बनाई गई, जो ICMR के सहयोग से विकसित की जा रही है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो गया है। जानवरों पर वैक्सीन की सफल प्री क्लिनिक स्टडीज पूरी होने के बाद DCGI ने वैक्सीन के इंसानों पर पहले और दूसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दी थी, जो देश के विभिन्न संस्थानों में जुलाई 2020 में शुरू हुआ था, जिसमें 1000 से अधिक स्वयंसेवकों को वैक्सीन के डोज दिए गए। इसके कारगर पाए जाने पर DCGI ने भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के तीसरे चरण को मंजूरी दी थी। देश के 25 संस्थानों में करीब 26,000 वॉलेंटियर पर इसका परीक्षण शुरू हो गया है। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फार्मा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भागीदारी की है। कोविशील्ड वैक्सीन ट्रायल के अध्ययन में 90% तक असरदार पाई गई है। वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का जो डेटा सामने आया है, उसके विश्लेषण में ओवरऑल एफिशिएंसी 70.4% रही है। भारत में इसके दूसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। दूसरे और तीसरे चरण में 1600 वॉलेंटियर को शामिल किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता संस्थान है। वहीं जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोविड के इंसानों पर दूसरे चरण का ट्रायल जारी है। डेटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड ने पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षण में जाइकोवी-डी को सुरक्षित पाया है। वैक्सीन जाइकोव-डी के पहले और दूसरे चरण में 1000 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल किए गए हैं। जाइडस कैडिला की दिसंबर तक तीसरे चरण का परीक्षण शुरू करने की योजना है, जिसमें 30,000 स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा, जो देश में सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल होगा। जाइडस कैडिला एक प्रमुख भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी और वैक्सीन निर्माता है। भारत सरकार देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन की तैयारी में जुटी है। सबसे पहले 25 से 30 करोड़ लोगों को टीका लगेगा, जिसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन देने की तैयारी है। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 93.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 41,452 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 87,60,000 हो चुकी है। देश में रोगियों की संख्या 4,54,000 से अधिक है, जो कुल मामलों का केवल 4.87% है। भारत में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 87 लाख से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रीय रिकवरी दर 93.68% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 41,452 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी के नए मामलों में से 78% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,322 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 93,51,000 के पार पहुंच गई है। इस समय 4,55,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोविड से 485 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों का आंकड़ा 1,36,000 के पार पहुंच गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे में 11,57,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में 13,82,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों को सोमवार को सभापति एम वेंकैया नायडू सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से नवनिर्वाचित 13 सांसदों को इस दौरान सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। इस दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
सभापति एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसदों को सोमवार को सदन में सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। जिन 13 नवनिर्वाचित सांसदों को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी, उनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 10, जबकि उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से एक-एक सांसद शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश से जिन 10 नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, उनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के हैं। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, ब्रिजलाल, BL वर्मा, सीमा द्विवेदी, हरिद्वार दुबे और हरदीप सिंह पुरी को शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव और BSP के राम जी भी सदस्यता की शपथ लेंगे। वहीं उत्तराखंड से बीजेपी के टिकट पर नवनिर्वाचित नरेश बंसल, जबकि कर्नाटक से राज्यसभा के लिए बीजेपी के टिकट पर निर्वाचित डॉक्टर के नारायण को भी सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से TMC के सुब्रत बख्शी को भी सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया। पहले दौर में 51% से अधिक मतदान हुआ है। जम्मू और कश्मीर संभागों में हुए मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। 43 सीटों पर हुए मतदान में चाहे जम्मू का पहाड़ी इलाका और कश्मीर घाटी के बर्फीले इलाके हों, मतदान डालने वालों की लंबी कतारें हर तरफ देखने को मिली। पहले दौर में 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव 8 चरणों में हो रहे हैं। पहले दौर में 2644 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने स्थानीय मुद्दों का समाधान चाहते हैं। इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं DDC के जम्मू कश्मीर में, ये पहली बार हो रहे हैं, इसलिए लोगों का एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट पर उम्मीद है कि ये यहाँ की डेवलपमेंट जो है यहाँ के लोगों को दी जा रही है। जिला विकास परिषद के साथ ही पंचायतों के लिए उपचुनाव भी कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 899 उम्मीदवार 5 सीटों के लिए और 280 सरपंच सीटों के लिए मैदान में हैं। आज श्रीनगर नगर निगम के 4 वार्ड और अनंतनाग जिले के पहलगाम और एशमुकम के नगर निकायों के लिए भी उपचुनाव कराए गए हैं। जो भी लोग आ रहे हैं जोश और जज्बे के साथ वो वोट दे रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो पंचायत दराज है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं बेचारे गरीब लोग हैं, तो इनके मसले मसाइल हैं, तो हमारी यही अपील है कि इन लोगों की जो भी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाए। तो इस इलाके में तामीर तरक्की के लिए हमने ये भरपूर वोट दिए हैं, इसीलिए कि इस बार तरक्की होगी और ये सहूलतें होंगी। 43 DDC constituencies had gone for polls. Out of 7 lakh electors, 51.76% have voted all over Jammu and Kashmir. 2,12,244 people cast their votes in Jammu province, Jammu division, and 1,50,522 in Kashmir division. बिहार विधानसभा में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी की निगाह अब तेलंगाना पर भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में निकाय चुनाव में मलकाजगिरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में सभा के साथ एक रोड शो भी किया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 1 दिसंबर को होगा। योगी आदित्यनाथ ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 150 वार्डों के लिए होने वाले चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। कि यहाँ के सरकार और यहाँ का कॉर्पोरेशन में जो लोग अब तक रहे हैं, इन लोगों का विकास और जनता की बुनियादी सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं। और इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुई है। सरकार किसानों से हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत के लिए बुलाया है। साथ ही कहा कि सरकार किसानों की सभी मांगों पर विचार करने के लिए तैयार है।
अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए, वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं। एससीओ के सरकार प्रमुखों का शिखर सम्मेलन 30 नवंबर को भारत की अगुवाई में होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे। इसके पहले 10 नवंबर को एससीओ राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शिरकत की थी। इस साल एससीओ सरकार प्रमुखों का शिखर सम्मेलन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में होने जा रहा है। 30 नवंबर को होने वाले इस सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच खास तौर पर व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें एससीओ के बजट और आर्थिक सहयोग की रूपरेखा अलग से बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 10 नवंबर को संपन्न एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में इस बारे में जानकारी दी थी। शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का आयोजन करने जा रहे हैं। इस बैठक के लिए एक व्यापक एजेंडा तैयार किया गया है, जिसमें आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपने समृद्ध अनुभव को साझा करने के लिए इनोवेशन एंड स्टार्टअप पर स्पेशल वर्किंग ग्रुप की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन पर वर्किंग ग्रुप का भी प्रस्ताव रखा है। इस साल भारत और एससीओ के संबंधों की 15वीं सालगिरह है। 2005 में भारत इसका पर्यवेक्षक बना था और 2017 में पूर्ण सदस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 से लगातार एससीओ के सभी सम्मेलनों में हिस्सा लेते रहे हैं। मध्य एशिया समेत 8 देशों के इस समूह में भारत के अलावा रूस, चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान पूर्ण सदस्य हैं। अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया और बेलारूस इसके पर्यवेक्षक हैं। भारत इसमें तुर्कमेनिस्तान को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा। अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिहाज से भारत एससीओ को काफी महत्व देता है। We have maintained extensive engagement in all fields under the SCO framework, and this includes promoting multilateral political, security, economic and people-to-people interaction in the region. SCO also provides us an institutional platform to engage with Central Asian states and to prioritize our economic and trade cooperation. एक दूसरे देशों के साथ जमीनी सीमा होकर सड़क संपर्क एससीओ के चार्टर का खास उद्देश्य है। इसके अलावा आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ सहयोग भी इसके एजेंडे में अहम स्थान रखता है। हालांकि अभी भी पाकिस्तान न तो आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठा रहा है और न ही उसने भारत को मध्य एशिया के देशों तक जाने का सड़क संपर्क प्रदान किया है। लेकिन भारत ने इसका वैकल्पिक रास्ता ईरान के चाबहार बंदरगाह होकर निकाला है। चीन की ओर से भारतीय सीमा का अतिक्रमण भी एससीओ की पूरी ताकत के इस्तेमाल में बाधक है। लेकिन मध्य एशिया और यूरेशिया के देशों के साथ भारत के पुराने संबंध हैं, लिहाजा इन बाधाओं को नजरअंदाज करके भारत एससीओ के मंच के माध्यम से मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ अपने संबंधों को बनाए रखेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पर्यावरण और लोगों की सेहत को बेहतर बनाने में साइकिल के महत्व को उजागर करते हुए लोगों से साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की है। इंटरनेशनल वेबिनार ऑन साइकिलिंग इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से रोजमर्रा की जिंदगी में साइकिल का भरपूर इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही उन्होंने साइकिल के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए शहरों में अलग साइकिल ट्रैक विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। A healthier lifestyle, good nutritious food habits,
leave the sedentary lifestyle and then take to cycling. I call upon the youngsters across the country, school going and college going children, even university going children also, to take this, because in universities broadly you have a lot of space and cycling can be practiced there and can be used in the universities, in colleges, and there can be cycle competition also. All these promotions will help us in regaining our health that way. So let us all work together. Let us build a safer, cleaner and healthier world, because you must live in harmony. And in India we believe in Vasudaika Kutumbakam. The entire universe is one family. So we must all work towards creating peace, reduce tension and have a healthier life. उपराष्ट्रपति ने साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करने के लिए जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रखने के लिए साइकिल चलाना व्यायाम का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सस्ता स्वरूप है। There is imperative need to promote cycling by providing the necessary cycling infrastructure. I am told that many bicycle enthusiasts are taking to cycling toward of the loneliness and claustrophobia that come with the COVID lockdown. I am happy to learn that there have been 300 to 600% spike in the sale of cycles since strict lockdown were lifted in the country. As work places start reopening, some are choosing cycling to avoid public transport, while others are using them to improve fitness levels. In the present situation, everybody need to improve their fitness levels. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। हर महीने आयोजित होने वाले रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चयनित विचारों और सुझावों को अक्सर मन की बात कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने को कहा था। प्रधानमंत्री हर महीने आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे रेडियो के माध्यम से देशवासियों से मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री का लोगों के साथ ये संवाद काफी लोकप्रिय है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में तैनात आर्मी गार्ड बटालियन के औपचारिक बदलाव समारोह के वो गवाह बने, जिसमें सेरेमोनियल आर्मी गार्ड बटालियन के रूप में अपने 3.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर फर्स्ट गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन ने सिख रेजिमेंट को 6वीं बटालियन को प्रभार सौंप दिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।